चंपकवन के जंगल में रोज रोज पक्षियों की बच्चों की चोरी हो रही थी। पक्षी अपने बच्चों को कहीं पर भी आने जाने नहीं दे रहे थे। बच्चे चोरी हो जाने के डर से पक्षियां अब बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज रही थी। पीलू चिड़िया और बबलू कबूतर भी अपनी बच्ची लवली को इसी डर के कारण स्कूल नहीं भेजते हैं। एक दिन लवली अपने घर के आंगन में खेल रही थी। तभी पीलू आती है और कहती है, देख लवली, घर के आंगन में ही खेलना और बाहर नहीं जाना। लवली कहती है, ठीक है माँ, मैं यहीं खेलूंगी। उस समय लवली बॉल से खेल रही थी। अरे ये क्या, मेरी बॉल पेड़ के डाल पर चली गई, लेकिन माँ ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। अब मैं क्या करूँ, किसको बोल के बॉल लाऊं? ऐसा करती हूँ, मैं ही जाकर बॉल लेके आती हूँ, माँ को पता नहीं चलेगा। लवली बॉल लेने के लिए पेड़ की डाल पर चली जाती है। तभी उसके पास एक अनजान कौवा आता है। कौवा लवली से कहता है, बेटा, क्या तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? मैं तो उन्हीं के ऑफिस में काम करता हूँ। ये लो, चॉकलेट खाओ। लवली कहती है, नहीं अंकल जी, मैं अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेती हूँ। अरे बेटा, लेकिन मैं तो अनजान नहीं हूँ। मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चॉकलेट खाओ, तब तक मैं तुम्हारे पापा से मिलकर आता हूँ। लवली को चॉकलेट देखकर लालच आ जाता है और वो उसे खाने लगती है। चॉकलेट खाकर लवली बेहोश हो जाती है और कालू कौवा उसे तुरंत वहाँ से उठाकर भाग जाता है। पीलू घर आती है तो देखती है कि लवली घर में नहीं है। वो बाहर जाकर लवली को आवाज लगाती है, लवली, लवली बेटा, कहाँ पे हो? यहाँ आओ। फिर पीलू बबलू को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। बबलू घर वापस आता है और वो पीलू पर गुस्सा करता है। अरे बबली, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम लवली को छोड़कर घर से बाहर क्यों गई? तुम्हें तो पता है ना कि आजकल बच्चे कैसे किडनैप हो रहे हैं। अब हम अपनी बेटी को कहाँ ढूंढेंगे? अब पीलू चिड़िया अपनी बेटी को पागलों की तरह ढूंढने लगती है और वो जगह जगह जाकर पक्षियों से पूछती है, बंटी भैया, क्या आपने मेरी बेटी लवली को देखा क्या? नहीं बहन, मैंने तो नहीं देखा। अरे सुंदरी बहन, क्या तुम मेरी बेटी लवली को देखा? वो कहती है, हाँ, मैंने उसे किसी के साथ यहाँ से जाते हुए देखा है। वो शायद कौवा था। ये सुनकर पीलू डर जाती है। उसे शक होता है कि कालू कौवे ने ही उसकी बेटी की अपहरण किया है और वो कालू की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। पीलू बहुत तेजी से उड़ रही होती है और उसे जल्द ही कालू कौवा लवली को ले जाता हुआ दिखाई देता है। पीलू तुरंत उसके पास पहुंचती है और कहती है, ओ कालू कौवे, तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? उसकी बात सुनकर कालू उसे धमकाने लगता है। अरे कौन बेटी? किसकी बेटी? ये मेरी बेटी है और मैं इसका इलाज कराने डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। लगता है तुम मेरी बेटी की चोरी करना चाहती हो। मेरे रास्ते से हटो, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आता है और वो कहता है, अरे रुको रुको, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे झगड़े का समाधान कर देता हूँ। पीलू कहती है, आप कैसे करेंगे बाबा जी? अरे देखो, मेरे पास ये छड़ी है। ये बेटी जिसकी भी है, वो इस छड़ी से उसे 10-10 बार मारे। ये सुनकर कालू तुरंत ही लवली को 10 छड़ी मारने लगता है। फिर बाबा पीलू की तरफ देखता है और कहता है, लो बेटा, ये छड़ी लो। पीलू कहती है, नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा। पीलू छड़ी से लवली को नहीं मारती है। बाबा समझ जाते हैं कि ये बच्ची असल में पीलू की ही है। साधु बाबा के निर्णय सुनकर वहाँ के पक्षी कालू पर हमला कर देते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह से पीलू अपनी बच्ची को बचा लेती है और पूरा जंगल कालू कौवे की दहशत से बच जाता है। फिर सभी बच्चे वापस से स्कूल जाने लगते हैं और वो सारे अब सुरक्षित रहते हैं। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था।
जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊं मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप, ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी। बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप
पंक्चर बना रही है? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद बबलू कहता है, आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। पीलू एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू कव्वे की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे, आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन। देखने में साधारण हवा भरने वाले पंप जैसी लगती है, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तो हरिया तोता कहता है, तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर देके आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। तो बबलू कहता है, आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। तो पीलू कहती है, जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। कालू उनकी हंसी उड़ाकर चले जाता है। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है। तो पीलू कहती है, हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे।